बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच लेकिन बेहद शांति से सत्ता के भागीदार बदल गए। आरजेडी इन, बीजेपी आउट, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे 2024 के प्रील्यूड के तौर पे देख रहे हैं, कुछ लोग इसको देख रहे हैं कि शायद ये एक बड़ा गठबंधन बने, नई चुनौती बने। कुछ लोग इसको ये मान रहे हैं कि अब बीजेपी के लिए खुला खेल हो जाएगा, बिहार में सारे जो बंधन थे वो टूट गए। तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो ये करवट हुई है ये आगे क्या रास्ता तय करेगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए अब तक के घटनाक्रम में, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव हुए, एक नज़र उस पर डालिए। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पिछले कुछ महीनों से चल रहे मनमुटाव के बाद नीतीश कुमार ने आखिरकार बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया है। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पिछले चुनाव में जेडीयू के घटते जनाधार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, आज जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को चुनौती दे दी है। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। 2017 के बाद जेडीयू और आरजेडी एक बार फिर से साथ में है और तेजस्वी यादव एक बार फिर डिप्टी सीएम बन गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश और तेजस्वी के मिलने की ये तस्वीरें नई केमिस्ट्री की तरफ इशारा कर रही हैं। तेजस्वी यादव को भी अब लगने लगा है कि 2024 में बीजेपी केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी। वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। बीजेपी नीतीश के फैसले को बिहार की जनता के साथ विश्वासघात बता रही है। इसलिए पटना में बीजेपी के नेताओं ने विश्वासघात दिवस मनाया और नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर बीजेपी और पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इधर उधर की बात मत कर, सीधा सीधी बताओ कि अब मेरा उम्र हो रहा है, आपके यहाँ तो मैं उम्मीदवार भी नहीं बन सकता, इसीलिए तेजस्वी के चरणों में आया हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अगर है हिम्मत तो 2014 की तरह आप अलग से चुनाव लड़ो, आपको पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है। 2005 में नेता किसने बनाया? भाजपा ने, इसी बिल्डिंग में। उनकी पार्टी में लोग उनके नाम पर सहज नहीं थे। रेल मंत्री अटल जी ने बनाया, कृषि मंत्री बनाया, 20 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो ये सब भूल गए। विश्वासघात प्रदेश की जनता के जनादेश का। अति पिछड़ा का एक एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी की झोली में पड़ गया, तब आप मुख्यमंत्री बने और तब बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी। तो नीतीश जी, ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी की अतीत है उसको आपने अपमानित किया है। कभी नीतीश के करीबी देखिए, जब भी आप इस तरह के यू टर्न करेंगे तो साख पर टेम्पररी बातें तो उठती ही हैं। कुछ लोगों को ये राजनीतिक इमोरालिटी भी इसमें लगती है, लेकिन जनता के हिसाब से नीतीश कुमार की कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से अनबन चल रही थी। नीतीश सांसदों की संख्या के अनुपात में जेडीयू को केंद्र में मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज थे। इस आरोप भी लगाया है। पिछली सरकार में बीजेपी कोटे से स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा से भी नीतीश की अनबन दिखी। नीतीश ने पिछले विधान के लिए अग्निपथ योजना समेत कई बड़े मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच सीधा टकराव देखने को मिला।
सवाल ये है कि क्या बिहार में महाचुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो क्या नीतीश के नेता बन सकते हैं? और अब तक विपक्ष ममता बनर्जी सरीखे नेता कर रहे थे, वो नीतीश की दावेदारी को आसानी से उसके बिखराव की वजह बन जाएगा। तो खेल अब 2024 के इर्द गिर्द बुना जाने लगा है। नीतीश जी ने खुद भी कहा है और तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं, तो इस पर भी तो जरूर चर्चा होगी। लेकिन इस चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपसे उनसे परिचय करा देता हूँ। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ हैं। साथ ही दो हमारे मित्र और विद्वान CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, ये बड़ा रेटरिक क्वेश्चन है कि गठबंधन क्यों टूटा, चूंकि पिछले 2 दिनों में चर्चा ने बहुत सुन लिया, समझ लिया। नीतीश जी असहज क्यों हो जाते हैं किसी भी गठबंधन में, इसमें भी हुए। तो लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या था जहां पे उन्होंने ये तय कर लिया कि नहीं, अब मुझे इस गठबंधन में नहीं रहना। की अनुमति चाहूंगा कि सबसे पहले हम ये देखें जनता उनके साम्राज्य से खिसकते उनके सहयोगी दलों को आप देख लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। और इसके बाद का जो सफर है, चाहे वो नवीन पटनायक का प्रदेश हो, चाहे वो JMM का सवाल हो, या ये DMK को आप देख लीजिए, उनके 2 टुकड़े कराने के बाद वहां क्या हुआ ये भी सामने में है। बहन मायावती जी से लेकर ये एक लंबी फहरिस्त है। बिहार का जो ट्रिगर पॉइंट है, बिहार में एक ऐसी सरकार बनी जिस सरकार का मुखिया नीतीश कुमार जी को कहा गया बनने के लिए, लेकिन इसकी बुनियाद डालने समय में जो विधानसभा के चुनाव थे, चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार जी और इस पार्टी के उम्मीदवारों को पराजित करने के लिए एक बड़ी रणनीति पर उन्होंने काम किया। अपने दल के पहली कतार के नेताओं को LJP के सिंबल पर लड़ने के लिए उन्होंने भेजा। परिणाम जो सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड उभर सकती थी, 2010 में हम उनके साथ सबसे बड़ी पार्टी थे और 43 सीटों पर हमारी पार्टी सिमट गई। और ये पूरी तरह से चिराग पासवान इसके लिए जवाबदेह थे। उनके उम्मीदवार लड़ रहे थे लेकिन वो NDA में बरकरार थे। अब इसके बाद देखिए, ये सरकार जब बनी तो 2 उप मुख्यमंत्री, और चूंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके मंत्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। सरकार बनी और सरकार के मंत्रियों के बयान गवर्नेंस को लेकर के आने लगे। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फेसबुक पोस्ट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए राज्य सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशान लगाए। और उसके बाद RCP सिंह प्रकरण आपके सामने है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, उन्हें प्रलोभन दिए गए और उन्हें अगली बार टिकट देने का वायदा किया गया और कई तरह के जो प्रलोभन दिए जा सकते हैं वो सब दिए गए। एक पार्टी के तौर पर हमें ये फैसला करने का अधिकार था कि जो काम वो पूरे देश में कर रहे हैं वो बिहार में हम उन्हें नहीं करने दें। सामने उदाहरण महाराष्ट्र का ताजा उदाहरण था और वो एक बार शिंदे वाला प्रयोग बिहार में भी करना चाहते थे। TP को एक नाथ शिंदे बनाना चाहते थे। में ये परिस्थिति बनी। बिहार में एक गठबंधन, एक ऐसा ग्रैंड अलायंस जिसमें 7 राजनीतिक दल, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, कांग्रेस जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, बिहार के दोनों बड़े दल, उनके साथ जी बाकी अन्य दल, ये सब उस अलायंस के साथ है। राजीव जी, ये निसंदेह जी, ये बात आपने कही ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि चिराग पासवान के जरिए आपको कट्टुसाइज करने की कोशिश उसी समय की गई थी, तो फिर ये 2 साल तक आप किस बात का इंतजार करते रहे? कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स है तो नहीं, ये कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। फिर जब आप जनता से वायदे करते हैं, आपकी कोशिश ये होती है कि जब तक चला सकते हैं इसको चलाना है, इसलिए कि कहीं ना कहीं हर घर बिजली पहुंचाना था, हर घर पानी पीने का जो पेयजल है वो नल के पानी के जरिए पहुंचाना था। कई 7 निश्चय के जरिए कई कार्यक्रम नीतीश कुमार जी ने तय किए थे, उन कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाना था।
हमारी कोशिश थी, हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ कहा, चिराग पासवान को दिखावे के तौर पर उन्होंने चुनाव के बाद एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया। फिर हम लोगों को ये लगा कि इसके बाद शायद इन्हें सुकून आएगा और ये सरकार को चलने देंगे आराम से, लेकिन इनके मंत्रियों के बयान आप अगर चले जाइए आर्काइव में तो अनेक बयान मिल जाएंगे। इनके पार्टी अध्यक्ष का बयान, बिहार के अध्यक्ष का बयान, और अंत में हम ये कह सकते हैं इस गठबंधन की ताबूत में आखिरी कील ठोका जेपी नड्डा जी के बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे, ये या क्षेत्रीय पार्टियां मिट जाएंगी और केवल भाजपा इस देश में बचेगी। ऐसा अलोकतांत्रिक बयान, मुझे ऐसा लगता है ये फैसला करने का वक्त था और वो बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट हुआ। राजीव जी, 2017 में जब आपने जनता दल से अलग हटे थे, आप राष्ट्रीय जनता दल से, तब आपने गठबंधन धर्म का पालन किया था? मुझे एक बात बताइए, ये सवाल बार बार आप हमसे पूछने के बजाय जब भाजपा के प्रवक्ता की बारी आए, उनसे भी पूछूंगा मैं, उनसे पूछूंगा, मैं सवाल के लिए सलाह दे सकता हूँ आपको। दीजिए। हाँ, मैं ये आपसे केवल पूछूंगा कि अकाली दल को भी आपसे नाराजगी थी, शिवसेना को भी नाराजगी थी, ये देश के तमाम राजनीतिक, जो मैं आपसे उसका जवाब, मैं गठबंधन धर्म का क्यों नहीं निभाते, लेकिन आपने 2017 में नहीं निभाया, उससे पहले एक राजीव जी सवाल है, सुन लीजिए। एक बड़े मजाक में ये जोक चल रहा है आजकल, आपने पढ़ा ही होगा ट्विटर पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, कि पहले वो समाजवादी थे, फिर सेकुलर हुए, फिर कम्युनल हुए, फिर सेकुलर हुए, फिर कम्युनल हुए और फिर से समाजवादी हो गए। तो ये गठबंधन धर्म आपका भी तो बार बार बदल रहा है सर, हर 2 साल में बदल जाता है। नहीं। हाँ। अगर गठबंधन धर्म की बात करेंगे ना तो ये 2.5 दशक का सफर है और इसमें 2 बार ही अलायंस से बाहर नीतीश कुमार जी एक बार बाहर आए और दोबारे अगर आप कहेंगे तो अभी की बात आप कहेंगे। हाँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये 2.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी ने कितनों को छोड़ा, जरा ये तो पूछ लीजिए। दरअसल ये गठबंधन धर्म का पालन करने वाली पार्टी नहीं है। और जहां तक 17 का सवाल है, कि निसंदेह उस समय की जो परिस्थितियां थी वो हम लोगों ने किया, लेकिन ये नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो 2 गठबंधन के मॉडल, बीजेपी की तरह है, एक ऐसा मॉडल जिस मॉडल में देश के तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दल अटल जी के, वहां सहमति की गुंजाइश भी थी, वहां नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, वहां कोऑर्डिनेशन कमिटी थी। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किस बात के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटी, हमारे तो 300 से ज्यादा एमपीज हैं, हम इतने एकोमोडेटिव क्यों होंगे, हमने जनता से वोट दिया है, तुम अपना एजेंडा चलाओ। मतलब आरजेडी से जिस वजह से भी तो वोट मांगा। राजीव जी बिल्कुल सही है, आरजेडी से जिस वजह से आप लोग अलग हुए थे 2017 में, वो सब अब ठीक हो गया क्या? वो समस्या अब नहीं आएंगी? देखिए, आज 2 बड़े सवाल हैं। आपने नोएडा का प्रकरण देख लिया है और ऐसे अनेक श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कानून व्यवस्था के लिए एक खतरनाक चुनौती बने हुए हैं। ऐसे लोग सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने से लेकर संपत्ति बनाने से लेकर तमाम वो तिकड़म कर रहे हैं और सत्ता के बड़े जो सत्ताधीश हैं उनके जरिए उन्हें पासेस दिए जाते हैं विधानसभा के, उन्हें ठेके दिए जा रहे हैं। आप क्या बात करेंगे? ये उस दौर से बहुत ही मुश्किल दौर में ये देश पहुंच गया है, इसको स्वीकार कीजिए। जी राजीव जी, जो हाँ, अब सेकंड राउंड के लिए रखिए, थोड़ा बीजेपी वालों से यही सवाल जो मैंने आपसे पूछा मैं उनसे भी बिल्कुल पूछूंगा। नवल किशोर यादव जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। नवल, आरोप है कि आपके साथ जो भी क्षेत्रीय दल गठबंधन में रहता है, चाहे वो 2 दशक से हो, 5 दशक से हो या कल बना हो, आप लोग उसको निगल जाने की रणनीति पे काम करते हैं। ये सीधा आरोप अभी राजीव जी ने लगाया और आपने अभी महाराष्ट्र में यही किया और अब आरोप है कि आप बिहार में एकनाथ शिंदे खड़ा करना। कोई भी गठबंधन धर्म आप नहीं निभा पाते, आप अपने छोटे भाई को, ये छोटी पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को खड़े नहीं होने देना। पहले सुन लें
उनको हटने का मन था, उनको टेस्ट बदलते रहने की आदत है। वो अपने जमीन बचाने के लिए जो उनका जमीन खिसक गया है, जो अनपॉपुलर हो गए हैं, उसको वो सिर्फ सप्रेस करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की है। आप जहां तक ही कहते हैं कि हम उनको, क्षेत्रीय पार्टी को और अपने शागिर्द को हम डैमेज करते हैं, आपको एक बात मैं बता दूं, नीतीश कुमार जिस दिन लालू यादव को जंगल राज कह के, नीतीश कुमार जिस दिन यह कहते थे कि स्कूटर पर तार ढोया जा रहा है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो केस कर रहे थे पशुपालन घोटाला का, भारतीय जनता पार्टी इसको इनको उंगली धर के इनके 35 से 37 MLA था, हम सबसे बड़ी पार्टी थे, इनको हमने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया था, जो 5 दिन 7 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। आज तक कदम से कदम हमने, हर बार जब ये बिहार से हट गए मुख्यमंत्री से, तो फिर इनको केंद्र में मंत्री बनाया हमारी सरकार में। हमने कभी इनके साथ न कोई सौदेबाजी की, न कोई चालबाजी की। अब इनको कहीं जाने का मन है तो वो जा सकते हैं, लेकिन अब बगैर इल्जाम लगाए हुए कहीं जा कैसे सकते हैं? यही इल्जाम जो आज हम पर लगा रहे हैं, वही इल्जाम 2017 में लालू जी पर लगा रहे थे कि उनके दल तोड़ रहे हैं, उनके वर्कर इनको चुनाव हरा दिया, लालू जी का दल बड़ा हो गया और नीतीश जी का दल छोटा हो गया। जिन सवालों को उस दिन भी उठा रहे थे, वो सवाल आज भी है। ये एक बहाना हो सकता है। नवल किशोर जी, जब आप इनके साथ हैं, बढ़िया सरकार चल रही, तो फिर इनकी जमीन कैसे खिसक रही थी? ऐसा क्या अलग से कुछ कर रहे थे क्या नीतीश जी, जो इनकी जमीन खिसक रही? ये जब 2020 के चुनाव लड़े तो इनको पता था, इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरे जीवन का अंतिम चुनाव होगा। वो जो 43 और 45 सीट आया है, वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हुआ है, वरना ये साफ हो जाते। वो तो आपने रामविलास पासवान जी के पुत्र को खड़ा कर दिया, चिराग जी को, इसलिए इनकी सीटें कम हो गई। एनडीए गठबंधन से बाहर किया था, तब अपने से भारी लोगों से क्या जलते हैं? क्या रामविलास जी का बेटा दलित था, इसलिए इनको जलन हो रहा था? तो पासवान को महादलित किए थे। देखिए, ऐसी कोई, अच्छा ये जरा बताइए कि जिस गठबंधन में हम लड़ रहे हैं, हमको सरकार बनानी है, उसी गठबंधन को हम खत्म करके उसको हरा के हम सरकार कैसे बनाएंगे? इसलिए हमारा इस तरह का, हमारी पार्टी का इरादा भी नहीं। यह कहे कि उनको जाना था, और भी कारण हो सकते हैं, वो गए होंगे। जी नवल जी, अब जवाब ले ले राजीव जी से। जनता पूछेगी। राजीव जी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जमीन खिसक रही थी, इसलिए आप बाहर निकलने की कोशिश करते, और एक बहाना चाहिए तो इसलिए आपने ठीकरा फोड़ दिया। देखिए, अगर इतने ही आश्वस्त थे तो 2014 की एक अपराजय जीत के बाद 2015 में बिहार की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया था। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी जब एक साथ आए, कांग्रेस उनके साथ आई, तो ये 53 सीटों पर पहुंच गए थे। इन्होंने नीतीश कुमार जी पर तो कहा, लेकिन बिहार के डीएनए को गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आर्काइव में जाएंगे ना, तो हर दल के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कहा है, और उसके बाद समझौता करने में उनको गुरेज नहीं हुआ। और जिस समय वो हमारे यहाँ आए थे, वो बिहार की 3रे नंबर की पार्टी थी, हम उनके यहाँ नहीं गए थे। फिर भी आप लोगों ने समझौता किया, डीएनए पूछ रहे थे, तब भी किया समझौता, क्यों किया? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि समझौता केवल एक पक्ष करता है क्या, कि दोनों पक्ष करते हैं? नहीं, ये तो आप तो इनकी बुराई कर रहे हैं, फिर आपने क्यों किया? देखिए, आपके सवाल अगर इस तरह से ट्विस्टेड होंगे ना, ट्विस्टेड कहां, तो सीधा सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपकी जगह, मैं कई बार शोज को चाहता हूं कि कई बार मुझे अनुमति दीजिए गेस्ट एंकर के तौर पर कभी हम लोग। सर आपका स्वागत है। राजीव जी एक मिनट रुकिए सर, आपका स्वागत है, पर इसके लिए आपको एक थोड़ा सा, जब भी आप कभी मुंबई की तरफ पधारे तो हमारे साथ स्टूडियो में बगल बैठिए और आपको एंकर करिएगा, मजा आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा शो। नहीं, मैंने वैसे नहीं, मैं सीरियस नोट पे बिल्कुल, मतलब वैसे कह रहा हूँ, आप मुंबई आइए, हम लोग साथ में शो करेंगे। गठबंधन कोई एक दल तो नहीं बनाता है, जब तक दोनों दल तैयार नहीं होंगे
नरेंद्र मोदी जी से इसकी वजह जरूर पूछ लीजिए एक बार, मतलब उनके दल से, कि बिहार के डीएनए में खोट था, फिर बिहार में जदयू था। उन्हें नीतीश कुमार जी की अहमियत का पता था कि उनके बगैर बिहार में उनको बिहार विधानसभा में उनकी जमीन तैयार नहीं होगी। 53 सीटों पर वो पहुंच गए थे। और जहां तक 2 सीटों की बात ये लोग करते हैं बार बार, तो भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि हम तो बिहार में 2 सीट जीते, ये पूरे देश में 2 सीटों की पार्टी थी। हर दल को अपने प्रभाव के विस्तार की अनुमति है जी। और मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि नवल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन इनकी टिप्पणियां थोड़े, मैं कहूंगा, काफी क्रूर टिप्पणियां, समझे ना। सर, मौका माहौल है तो क्रूर तो होंगी, आप भी तो कहां छोड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सच है, राजनीति में कोई किसी पर एहसान नहीं करता। अगर 8वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, बिल्कुल, उसकी वजह क्या है? उनके बगैर बिहार की सियासत आप सोच नहीं सकते हैं। जी जी, जो राजीव भी जी, गठबंधन बने और जिसका वो चेहरा रहे, उसी को जीत मिली। बिल्कुल, ये आपने यहाँ पे जो कलम तोड़ बयान दिया है ना, कि कोई किसी पे एहसान नहीं करता, सब अपने फायदे के लिए करते हैं, यहाँ पे अब आपको रोकूंगा। नवल जी, छोटा सा एक जवाब, फिर मैं कुंतल जी और दूसरे मेहमानों की तरफ चलता हूँ। अच्छा, जरा राजीव जी बड़े अच्छे वक्ता है और हम लोग लगभग राजनीति भी साथ ही शुरू किए हैं। इनसे जरा पूछिए कि जिस दिन समता पार्टी बनी थी और हरास होके कहते थे राजनीति छोड़ देंगे नीतीश जी, उस दिन इनकी क्या हैसियत थी राजनीति में और हमारी पार्टी की क्या थे? हम प्रतिपक्ष में थे, हम इनको लीडर मान लिए थे, सिर्फ इसलिए कि लालू यादव के खिलाफ ये कहते थे कि जंगल राज के खिलाफ हमको लड़नी है, बिहार को मुक्त कराना है। क्या अब उनमें परिवर्तन हो गया? मैं 2-3 सवाल मैं करना चाहता हूं, राजनीति में एहसान करे कि ना करे, लेकिन यह मैं जानना चाहता हूं, जो लालू जी ने कहा था कि नीतीश जी सांप के तरह 2 साल में केचुल बदलते नया स्किन पैदा करते हैं। अरे डीएनए वाले बयान पर तो बोलिए, क्या बात सत्य है? जो तेजस्वी यादव ने कहा, कुछ बोल दीजिए ना। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पलटू चाचा है, क्या ये बात? अरे नवल जी, थोड़ा स्वीकार कर लिए हैं। मैंने कहा यही 2-3 सवाल, जिन सवालों पर डीएनए में खोट है, फिर क्यों आए थे? राजीव जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सुनिए ना। आप जब बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ मित्रवत, ये तो चलते ही रहेगा। आप मेरे मित्र हैं, कोई पार्टी में जाइए, हमारे मित्र रहिएगा, लेकिन इन सवालों को, जिन सवालों को नीतीश कुमार जी लेके आए थे कि मैं भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं कर सकता, हमको जवाब दो। तेजस्वी से पूछ रहे थे, क्या भ्रष्टाचार के बारे में वो जवाब मिल गया? उस दिन तो FIR हुआ था, अभी तो चार्जशीट दाखिल हो गया है, क्या जवाब मिल गया? देखिए, सवाल वो नहीं है, आप कहिए जी नवल जी, रहता है नवल जी, अब मैं जरा दूसरे मेहमानों के पास चलूं। मित्रता बनाए रखिएगा सर, खाली बोर्ड बदले, बाकी कुछ नहीं बदला, दिल तो वैसे ही। अभी भी देखिए, दोनों लोग मुस्कुरा के एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं, और जो डिस्कोर्स में शब्द है उनका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, हालांकि वो बहुत अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि वो चर्चा में आ रहे हैं इसलिए मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहता। जैसे पलटू उल्टू शब्द थोड़ा अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अब आप इसको फिर से आपके हमको बोलना पड़ेगा। नहीं, पलटू मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अरे सुनिए ना महाराज, नवल भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कहा, ये ऐसे चलते रहते ना, तो ये आपने बोल दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने इसको इजाद किया है, लेकिन ये अच्छे शब्द नहीं है किसी भी नेता राजनेता के लिए। ये सब सारे शब्दों थोड़ा परहेज करना चाहिए। रुकिए सर, अरे नवल भाई रुकिए ना, अभी देखिए एक और मित्र आपके बैठे हुए हैं, कुंतल कृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी के हैं, अब सत्ता में भागीदार बन रहे हैं। मतलब आप, मतलब वक्त आएगा तो सारी चीजें सबके सामने आ जाएंगी, परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि आज 24 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, राजनीतिक चीज, बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके समक्ष, नीरज वाजपेयी जी जो कि एक बहुत ही सिंसियर और बड़े ही मजबूत इरादों वाले जर्नलिस्ट हैं, उनके शो पे मैं ये बात कह रहा हूं कि आज बिहार में जो राजनीतिक पटकथा लिखी गई है, ये एक वृहद पिक्चर की बानगी है, और 2024 इस
पटकथा के साथ ही खत्म होगा। 2024 की पटकथा। नीतीश जी ने भी कहा है कि 14 रिपीट नहीं होगा 24 में। बिल्कुल बात स्पष्ट। तो क्या आप लोग नीतीश जी के चेहरे के साथ जाएंगे 24 में? नीरज जी, क्योंकि आप बड़ी बेबाकी से सवाल पूछ रहे हैं और सबसे ये बात उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी बेबाकी से जवाब दिया जाए, तो मैं आपकी जो इच्छा है और आपकी जो शैली है उसी के रूप जवाब देता हूं। नीतीश कुमार बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं। और आज जब वो यूपीए के साथ आए हैं, कांग्रेस पार्टी यूपीए में उनके आने के बाद उनका न सिर्फ वेलकम करती है, पर हम इस बात को भी फील करते हैं कि एक बड़ा मजबूत साथी हमारे साथ खड़ा है, बड़ा मजबूत साथी, और जो 2024 की इस लड़ाई में हमें ताकत देंगे, हमें गाइडेंस देंगे और हमारे साथ 2024 का जो ये महायुद्ध है, ये वो युद्ध है, क्योंकि इसमें देश। कुंतल भाई, मैंने बेबाक सवाल पूछा और आपने घुमा दिया उसको। मजबूत साथी, इसमें कौन दिक्कत है, वो तो है ही है, लेकिन चेहरा है क्या? 2024 की लड़ाई कलेक्टिव लड़ाई है। नीतीश कुमार जी से भी आपने सवाल साफ तौर पे पूछा, उन्होंने भी वही जवाब दिया ना। 2024 की लड़ाई कलेक्टिव लड़ाई है। चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन नहीं होगा, ये लड़ाई नजदीक आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। जी, अच्छा, आप लोगों की इजाजत हो एक छोटी सी बात मैं भी कह दूं लाइटर नोट पे, कि वो अभी आपने एक सीरीज देखी होगी पंचायत वाली, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग है, देख रहे हैं विनोद, लड़ाई लड़ाई लोकतंत्र घुमा घुमा के क्या बोल रहे हैं, सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं। लेकिन लाइटर नोट पे ये बात थी। संजय जी हमारे साथ हैं और हर्षवर्धन जी, मैं उनके पास चलता हूँ। संजय जी, पूरा आपने चर्चा सुनी, मैंने जितने सवाल मेरे दिमाग में थे मैंने सब इनसे पूछ लिए, दोनों पार्टी से, तो क्रक्स आपने देख लिया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि नीतीश जी का गेम प्लान क्या है और उनकी छवि, जो ये एक सीरियस नोट पे है, राजीव जी बुरा मत मानिएगा, कि बहुत क्रेडिबिलिटी वाला सवाल खड़ा हो जाता है, बार बार 2-2 साल में पार्टी बदल देते हैं, तो इस गेम प्लान को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, 2 बातें हो रही हैं कि क्या नीतीश कुमार ने जो अभी पाला बदला है, जो आरजेडी के साथ गठबंधन किया, या क्या 2024 को देखते हुए किया है? 2013 में जब उन्होंने पाला बदला था तो क्या 2014 को देखते हुए किया था? मैं इस बात से इनकार करता हूं। मैं ये नहीं देख रहा कि इतना बड़ा कोई गेम प्लान नीतीश कुमार बना रहे हैं कि 2024 में मुझे मोदी का विरोध करना है, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है, विपक्ष का चेहरा बनना है, इसी के लिए समय रहते मुझे बीजेपी का साथ छोड़ना है, एनडीए का साथ छोड़ना है और महागठबंधन का पार्ट बनना है। ऐसी इतना बड़ा गेम प्लान तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये जरूर है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये तो कह दिया उन्होंने। कहा तो जरूर नहीं, कहा है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो सत्य है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने तो दिया है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वजह से यही मेन वजह थी। ये बाई प्रोडक्ट होगा, ये बाई प्रोडक्ट हो सकता है उनके छोड़ने का, कि वो एक 2024 में विपक्ष का चेहरा बन के उभर जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है, जिसकी चर्चा अभी हो रही है कि बड़े इगोइस्टिक लीडर हैं, तमाम लीडरों का नाम ले ले रीजनल पार्टी के उनके लिए ये पचा पाना कि नीतीश कुमार अचानक उन सबके लिए सर्वमान्य नेता हो जाएं, विपक्ष के चेहरे बन जाएं, ये बड़ा मुश्किल, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि मैंने ये मानता कि इतना बड़ा गेम प्लान था। 2020 के चुनाव के बाद जैसे ही हम चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे, चिराग पासवान ने जिस तरह से उस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद जब जेडीयू के सीटें कम आई और लगातार जो बयानबाजी चल रही थी, इन सब से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आहत थे, परेशान थे और उन्हें लगता था कि शायद ये लंबी पारी नहीं चल सकती है। उनको एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट चाहिए था जिसमें ब्लेम उन पर नहीं आए। मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए ज़रूरी ये था कि बीजेपी ना जेडीयू दिखाना चाहती थी कि पब्लिक के नज़र में, जनता के नज़र में ये ना लगे कि उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो कोई वजह चाहिए थी। और जो रिसेंट घटनाक्रम चला, सीपी सिंह, क्या नाम है इनका, सीपी सिंह जो मंत्री थे, हाँ आरसीपी सिंह, रामचंद्र बाबू, आरसीपी सिंह का जो
प्रकरण चला, उनको एक ट्रिगर मिला, उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जिसमें उन्हें लगा कि नैरेटिव उनके साथ जा सकता है और ये कह सकते हैं कि बीजेपी वही करने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया और समय रहते मैं सचेत गया और समय रहते मैंने अपने तरफ से एक्शन लिया और पाला बदल लिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या आपका जो सवाल था पॉपुलैरिटी का, दूसरा आपका सवाल था पॉपुलैरिटी का, क्रेडिबिलिटी का। कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो 2014-15 में दिखती थी उससे पॉपुलैरिटी बहुत कम है आज। मोदी की पॉपुलैरिटी बनी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बनी हुई नहीं है बल्कि ऑन द राइज है। अभी भी उनके मुकाबले का कोई लीडर पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आता। उनके मुकाबले का मतलब मैं पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से कह रहा हूं, उनकी पॉपुलैरिटी दूसरे लीडरों की पॉपुलैरिटी से कहीं ज्यादा है। अगर हम बिहार में भी देखें तो नीतीश कुमार, अगर असेंबली इलेक्शंस के चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार पॉपुलर देखे जाते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनकी पॉपुलैरिटी मोदी की पॉपुलैरिटी से कम दिखाई पड़ती है। ये मैं सर्वे के आंकड़ों के नजरिए से कह रहा हूं। तो ठीक है, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के समक्ष मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इतने पॉपुलर हैं कि एक नेशनल इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी को वो चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, खैर ये तो भी होश। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बीजेपी के संदर्भ में मेरा सवाल ये है कि ये आरोप और एक नैरेटिव से या एक छवि जैसी चस्पा हो रही है कि वो उनकी सहयोगियों के साथ पटती नहीं है। जितने भी पुराने सहयोगी थे या तो छिटक के दूर हो गए हैं या वो चले गए हैं या उनमें टूट हो गई है। ताज़ा उदाहरण जेडीयू का है। तो क्या ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है दूसरे दलों के लिए, इसलिए ऐसा होता है, या बीजेपी का गेम प्लान है कि हम इतना बड़े अपने आप को बना लेते हैं कि छोटी पार्टियां रह न जाएं, ये है? और इस घटना को क्या 24 के संदर्भ में जोड़ना चाहिए? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है वो एक दूसरे से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हम लोग जोड़ें या ना जोड़ें। और जब नीतीश कुमार ने इतना खुल के बोल दिया कि 14 में जो आए हैं वो 24 तक या 24 के बाद रहेंगे, ये भी तो बात कीजिए आप लोग। तो उनका साहस नहीं हो रहा है, मीडिया ये बात करे, वो साफ साफ बोल भी नहीं पाए, मोदी का नाम भी नहीं ले पाए। वो इसी से आप समझिए कि अभी वो कितना बैकफुट पे चल रहे हैं या उनके अंदर का आत्मविश्वास कितना कमजोर है। लेकिन जब हम ये सुनते हैं, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, लगातार एक बहस ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्रीय दल को खत्म कर देना चाहती है। अब अखिलेश यादव जी को भी खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कब समझौता हुआ था कोई मुझे बताए। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे जो दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनको भी खत्म कर दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां उसको सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं, देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, उनको नहीं खत्म कर पा रही। पंजाब में वो अकाली को खत्म कर देती है और चुनाव जिता देती है अरविंद केजरीवाल को। छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को नहीं खत्म कर पाती, कांग्रेस को खत्म किसी और राज्य में करेगी, उत्तर प्रदेश में करेगी। अरे ये मतलब कोई तो राजनीतिक तर्क होना चाहिए। इतनी छिछली स्तरहीन राजनीतिक टिप्पणी लोग करते हैं, और मैं स्तरहीन इसलिए कह रहा हूं कि आप राजनीति में आते किस लिए? हर पार्टी चाहती है कि उसका आधार सबसे बड़ा हो जाए, खूब बड़ा हो जाए, और अभी तक जो राजीव गांधी वाला प्रचंड बहुमत था वो कोई हासिल नहीं कर पाया। और भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होते हुए भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने किसी सहयोगी को छोड़ दिया। इसके बावजूद ये आरोप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हुई, उसके वो जो सहयोगी थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूर अवस्था में देखा था। 160 से 180 वाली बीजेपी, अरे ये तो 272 एक झटके में पार कर जाती है। ये अपराध बोध, ये हीन भावना, ये अरे ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इतने वोट ले आ सकती है, ये चल रहा है। ये वरना कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो अपना विस्तार नहीं करना चाहती? और विस्तार करने के पीछे आप इन घटनाक्रमों को छोड़ दीजिए। हम लोग कह देंगे कि मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ। देखिए आरसीपी, अरे आरसीपी सिंह है कौन? आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट थे, नीतीश जी के एकदम नजदीक, इतने नजदीकी उनके ब्यूरोक्रेट हो गए कि उनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कोटे से एक मंत्री मिला तो कहे ललन सिंह नाराज हो जाएंगे, लेकिन नाराज होने दीजिए, आरसीपी सिंह को बना दी। कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग? नीतीश कुमार जितनी संभव चीजें थी वो सब करते रहे।
असहाय अवस्था में अपनी वजह से पहुंचे। और अगर कोई चिराग मॉडल है जिसकी वजह से राजनीति खत्म हो जाती है नीतीश कुमार जैसों की, तब तो और कमाल है। जो चिराग पासवान अपने चाचा से पार्टी नहीं बचा पाते हैं, जो चिराग पासवान एक विधायक नहीं जीत पाते हैं, जो एक जीते तो चला जाता है, उस चिराग पासवान को इतना बड़ा मोहरा बना दिया गया। और नीतीश कुमार जो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो कुछ कर नहीं पाए। मुझे लगता है कि बिहार में जाति खांचे में बटी राजनीति है और एक बिहारी होने का दम्भ है जिसको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, चलो ठीक है हमने अपने अंदाज में कर दिया। लेकिन बिहार की चिंता कहां है? बिहार की चिंता क्या भाजपा कर रही है कि राजद कर रही है कि जदयू कर रही? सब खेला खेल रहे हैं, इधर से उधर, कुर्सी पे कुर्सी, कुर्सी पे कुर्सी, सबको सत्ता मिलती जा रही। बिहार के लोगों का क्या? न उद्योग धंधे आ रहे हैं, न कोई नया ऐसा काम हो रहा है कि बिहार को हम कहें। बिहार के लोग फंसते हैं कोटा में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि हमारे भी बच्चों को निकाल लाइए। कहां क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ये कुल मिला के मौका परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण है। सभी दलों के लिए क्या जाएगा तो सभी दलों के लिए, बाकी सब मिथ्या इस बहस में। हाँ, सभी दलों के लिए, ये भी इसमें साथ में जोड़ लीजिए। नहीं, अरे मैंने तो तीनों दल का नाम लिया भाई। हाँ। और लोग बच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जदयू, और इसमें साहस की कमी भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल में, इन दोनों का आधार है, ये दोनों पार्टियां हैं। नीतीश जी की पार्टी वहां किस हैसियत में, और जिस हैसियत में अब पहुंच गई है, इनको बड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने, इनको बीच बीच में पहले तैयार किया लालू जी ने, उसके बाद बीच बीच में राजद इनको समर्थन करता रहा। ये तो मौका परस्ती की मिसाल है, इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है। दोबारा से आता हूं अपने मेहमानों के पास। प्लीज जवाब थोड़ा छोटे रखिएगा, इस सेगमेंट में समय कम होता। हम लोगों ने पिछले बार काफी लंबी चर्चा की। राजीव रंजन जी, ये एक आरोप बार बार लग रहा है कि अवसरवादिता नीतीश जी करते हैं, जवाब देंगे इसका सर? मेरा जवाब तो है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अवसरवादी कोई दल नहीं है। और मैं हर्षवर्धन जी के लिए मैं केवल 2 शब्द कहूंगा। हर्षवर्धन जी को बाजाप्ता किसी पार्टी की सदस्यता ले लेनी चाहिए। जिस तरह से वो तनाव से भरे हुए दिख रहे हैं हर डिबेट, जिस तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं पर होता है, कहीं उससे ज्यादा गहरे दबाव में। और इन्हें अपनी टिप्पणियां इन्हें काफी अच्छी लगती हैं, बाकी सबकी छिछली और सतही टिप्पणियां लगती हैं। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि खुद को पत्रकारिता में आपने स्थापित किया। हम लोग भी कॉलम्स काफी लिखते रहे हैं। और मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, देश और दुनिया का ज्ञान हम लोगों को भी है। 6ठे दशक में बिहार में जो राजनीतिक दलों का एक गैर कांग्रेसवाद का दौर था, उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी को उस समय के जनसंघ को कुछ जमीन मिली, और उसके वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उन्हें मदद किया। 77 जो आप देख सकते हैं कि उस समय जनता पार्टी का एक अंग था जनसंघ, और फिर आपने ही छोड़ दिया था दोहरी सदस्यता के नाम पर। वहां आप एक दूसरे जंप की ओर बढ़े। 89 वीपी सिंह की आंधी थी, जहां से जनता दल के साथ नेशनल फ्रंट का हिस्सा बने, और वहां फिर आपको कुछ अगली जो एक किक मिलता है वो वहां से आप आगे निकले। देखिए, आप किसकी मदद कर रहे थे? नीतीश कुमार जी यहाँ 77 के नेता हैं, और आपके भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं का, आज के नेताओं का पता भी नहीं होगा बिहार के आंदोलन के समय। पहली बात सुन लीजिए, पहली कतार के नेताओं की बात मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात भी सुन लीजिए कि जो नीतीश कुमार जी 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, उसके पहले 2 बार एमएलए रहे, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे जनता दल के, और जिन वजहों से भी वो लालू जी से दूर गए, लेकिन उनका समाजवादी पृष्ठभूमि से जुड़ाव रहा है। वो आपके अलायंस में गए, लेकिन वहां नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, जहां हम 370 के खिलाफ बोलते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बोलते थे, राम जन्मभूमि का न्यायालय के द्वारा समाधान हो, ये बातें हम बोलते थे। आज आप क्या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। आज आप असहमति को राष्ट्रद्रोह मानते हैं। आप इस दौर के साथ अगर खड़े हैं तो आपको मुबारक हो। हम नहीं खड़े होना चाहते हैं तो ये हमारी मर्जी, जबरदस्ती थोपिएगा थोड़े, या पाकिस्तान भेजिएगा। राजीव जी, एक बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए सभी से उनको तकलीफ है, लालू जी बीजेपी के अलगाववादी विचार आपको नहीं पसंद है, तो फिर अकेले फिर क्यों नहीं लड़ते? आपको हर पार्टी से अगर दिक्कत है तो अकेले लड़िए बिहार में।
देखिए, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी भी तो अकेले लड़ हाँ लड़े, अब तो लड़ना ही पड़ेगा, अब तो सब एक हो गए, तो लड़ना पड़ेगा। परिणाम का विश्लेषण कर लीजिएगा। एक बार अकेले लड़े हैं 2015 में, हाँ, और 53 सीटों पर सिमट गए, उनका इतिहास है। तो फिर सर वही तो बात आ गई ना, घूम फिर के सत्ता में बने रहना जरूरी है, रादर की बहुत ज्यादा सिद्धांतों की चिंता करना। नवल किशोर जी, सारे दल एक तरफ है, हर्षवर्धन जी आपको बताता हूँ भी, अब ऑप्शन क्या है आपके पास, क्या राजनीति है? तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ये ठीक नहीं है नीरज। राजीव रंजन जी ने निजी टिप्पणी की है, नेता थोड़ी ना बताएंगे कि पत्रकार कैसे काम करेगा। नेताओं को राजनीति करनी चाहिए, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि नेता ही तय करेंगे कैसे राजनीति होगी, लेकिन विश्लेषण करने का अधिकार हम पत्रकारों का है, उसको कोई नेता बताने की स्थिति में नहीं है। न राजीव रंजन जी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नहीं, लेकिन मैंने और मैं अपनी बातें रखूंगा, और अभिव्यक्ति की बातें रखूंगा भी है। कोई राजीव रंजन जी के अकेले नहीं है। रुकिए हर्षवर्धन जी और राजीव रंजन जी, सवाल खड़े करूंगा। आप उनकी टिप्पणी से असंगति जाहिर कर सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स नहीं अच्छी इनको लगती है, ठीक है, वो दोनों लोग कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नवल किशोर जी, भाजपा की अब राजनीति क्या है बिहार में, अकेले चलेंगे क्या? हम तो ऑप्शन ही नहीं कोई इसके अलावा चलने, हमको तो आदत है अकेला चले, कोई साथ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखे नहीं कि हम अकेले लड़े थे 14 में पार्लियामेंट के चुनाव, तक कहां थे लोग, हवा में उड़ गए थे। हमारे पास फेस है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, हम जहां था, हम हमारे ही चेहरा की वजह से नीतीश जी को 42-43 को आ गया है तो 0 हो जाते। अभी राजीव रंजन जी का एक आध गलतफहमी में दूर कर दूं जो चैनल पर कर रहे हैं, नीतीश जी हारने वाला नेता रहे। जब पूरे 77 में यहाँ सब कुछ जीतता था तो नीतीश जी हार गए थे। 80 में टिकट मिला, सबको जीता प्रतिपक्ष के कर्पूरी ठाकुर के रिजीम में, उस दिन भी हार गए। ये कर्पूरी ठाकुर को भी कांटा ठोकते रहते थे। लालू यादव के साथ रह के ये नेतागिरी शुरू के 85 में जब एमएलए बन के आए तब लालू जी को खूंटा ठोका, फिर भाजपा के साथ आए, 7 एमएलए जीत के आए थे, उसके बाद फिर यात्रा हमने शुरू कराया। कोई गलत नहीं रखा, मैंने कहा 1985 में वो एमएलए हुए, 1989 में एमपी हुए। नहीं, आपने कहा कि मैंने गलत तथ्य रखा, राजीव जी आप आर्काइव पे जाइए और देख लीजिए। राजीव जी गुस्सा मत होइए, गुस्सा नहीं, अरे हम लोग का तो काम है बात करते रहने का, इसमें गुस्साना टेंशन लेने की क्या बात है? आपको तो मुस्कुराना चाहिए कि नए मित्रों के साथ गए हैं, हमको टेंशन में रहने से हम मुस्कुरा रहे हैं, आप टेंशन में। ऐसा कौन बात सरकार बना रहे हैं कि पहले ही से डर रह रहे हैं? इन्होंने एक दो बात और कही कि बिहार के जो डीएनए के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोलते थे, उसके बारे में क्या कहना है? जब डीएनए के बाद नीतीश जी पुनः आए थे सरेंडर करने के लिए, तो नहीं पूछे थे कि डीएनए क्या हुआ, कौन सरेंडर किया था? ये तो आपको भी पता है। आप बताइए, निवास में आपके नेता है, आप बताइए, आज भी लालू जी कहाँ गए? नेता मुख्यमंत्री निवास में आए थे, नीतीश कुमार जी भाजपा के कार्यालय में नहीं गए। ये कल के बाद कहेंगे कि तेजस्वी के सामने हम सरेंडर नहीं करने गए थे, पीछे के दरवाजा से राबड़ी देवी को प्रणाम नहीं करने गए थे। ऐसा मत कीजिए, अरे जो सही बात है उसको तो बोलना ही ना चाहिए। राजनीति में तो होता है, और आपका सीट में कम है तो सरेंडर नहीं, आप घर पर आप आए हैं कि हम आपके यहाँ गए, ऐसा नहीं है ना। अभी गए थे ना प्रणाम करने राबड़ी जी को और तेजस्वी को। अरे भाई, अरे बिल्कुल वो पारिवारिक वातावरण है वहाँ, मजबूरी के मुख्यमंत्री है तो खुशामद तो करना ही ना पड़ेगा, पहलवानी तो चलेगा नहीं। जब आप कमजोर हो गए, आपका धरातल कम यार, ऐसी मजबूरी में आपकी पार्टी का बहुत ही लंबा सफर रहा है, समझता हूँ जी। और मैंने आपको पहले भी कहा ये बिहार है। और राजीव जी रुकिए, अब मुझे बात करना कुंतल जी से और संजय जी से। संजय जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है, क्या बड़े दलों का ये एक नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने विस्तार को ध्यान में रखते हुए भी छोटे दलों के विस्तार को बाधित न करें? एक और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी हो सकता है,
क्योंकि छोटे दलों के लिए अस्तित्व संकट खड़ा हो सकता है और कई जगहों पे हुआ है और इसी वजह से तमाम जगहों पे ये मुश्किल पैदा हो रही है। खासतौर पे ये आरोप बीजेपी पे लग रहा है। तो जो परिस्थितियां बदल रही हैं, बन रही हैं, इस पे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कई पार्टियां हो, पार्टियों में प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन जितना हेल्दी होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जो आपका पहला सवाल था कि क्या बड़ी पार्टियों की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि छोटी रीजनल पार्टियों का अस्तित्व बनाए रखे, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज अपना विस्तार करती हैं, करना चाहिए उन्हें, लेकिन ये जरूरी है कि गेम, ये जो खेल है, खेल खेलने में कुछ नियमों का पालन होना चाहिए। जब दो टीमों के बीच मैच होती है तो मैच जीतने के लिए टीम खेलती है, लेकिन एक नियम के तहत वो मैच खेला जाता है। नियम का उल्लंघन कर उस मैच को खेलने पे अगर टीम जीत भी जाती है तो उसकी शिकायत होती है। लोग कहते हैं कि भाई टीम तो जीत गई लेकिन उसने मैच अच्छे से खेला नहीं, और अगर रेफरी भी उसमें ठीक से अपना काम ना करे तो लोगों को और मुश्किल, लोगों को और वो पसंद नहीं आती बात। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन इस खेल को खेलने के कुछ नियम है, उस नियम के तहत ही ये चीजें होनी चाहिए। संजय जी, दूसरा सवाल, अब ये जो ममता जी की पहली बड़ी चर्चा होती थी कि वो शायद 24 के लिए अपने को प्रोजेक्ट करना चाहती, तो बहुत सारी इसमें चर्चाएं हुई और बहुत जगहों पे विश्लेषण भी हुए हैं। अब नीतीश जी भी आ गए हैं, जो उनकी बात से मुझे लगा, हालांकि आप इस पर पहले वक्तव्य में इनकार कर रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन मैं दोबारा ये सवाल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कुंतल जी ने भी घुमा फिरा के मुझे कुछ बताया, लेकिन 24 की जो पृष्ठभूमि बनेगी, विपक्षी एकता पे हम लोगों ने दर्जनों शो कर डाले, अब ये जो नया घटनाक्रम बना है, क्या ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि कांग्रेस धुरी बनेगी, उसके आजू बाजू ये सब क्षेत्रीय दल आएंगे और उसके बाद मुकाबला होगा 24 में, वो आपको बनता हुआ दिख रहा है या वाकई ये इटसेल्फ अपने आप में एक मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, 10 दल और खड़े हो रहे हैं कंटेंडर? नहीं, अगर 2024 के लिए कोई कोऑर्डिनेशन होना है अपोजिशन पार्टीज के बीच में, तो उसमें मैं मानता हूं कि सामान्य तौर पर ये ऐसा होना चाहिए कि कांग्रेस धुरी हो और सारे छोटे जो रीजनल पार्टियां उसके इर्द गिर्द हो। इसका कारण बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस बड़ी पार्टी अभी भी है, भले ही उनका जनाधार बहुत नीचे चला गया हो, लेकिन सीटों के मामले में दूसरी पार्टियों की तुलना में वो अभी भी बड़ी पार्टी है। फेस नहीं है। क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है 2024 में? मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि रीजनल पार्टियां कांग्रेस को एक तरह से सेंटर में ला करके और उसके इर्द गिर्द एकत्रित होने के कोई प्रयास भी कर रहे हैं या इसके लिए इच्छुक भी दिखाई पड़ते हैं। मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या 24 में फिर खुला मैदान है? फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है। फिर नीतीश जी क्या बता रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो खुला मैदान 24 में है। अगर ये विपक्षी एकता हो भी जाए, और वो एकता में बड़ा इफ लगा हुआ है कि ये एकता अगर हो भी जाए, तो भी मुझे नहीं लगता है कि 2024 के परिणाम पर मुझे कोई संदेह नहीं है। अब वो परिणाम मेरे लिए तो सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है 2024 के चुनाव का कि क्या बीजेपी की सीटें ऊपर चली जाएंगी या नीचे चली जाएंगी। कितनी? कुंतल जी देखिए, संजय जी बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर है, सीएसडीएस के नंबर्स क्रंचिंग करते हैं, तो वो तो मान ही नहीं रहे कि 24 में कोई गुंजाइश भी है। तो आप लोग फिर कैसे अपनी भूमिका तय कर रहे हैं? नीरज जी, विद्वान लोगों की बात से असहमति रखना ये तो लोकतंत्र में जायज है। बिल्कुल। और मैं दोनों विद्वान बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं दोनों की बात से असहमति रखता हूँ। मैं संजय जी की बात से भी असहमत हूँ। 2024 विपक्ष एकजुट होकर लड़ रहा है और ये लड़ाई बहुत ही निर्णायक साबित होगी। और नीतीश जी ने जो आज बात कही है, बहुत मार्के की बात है। जो 14 में है वो 24 में रहेंगे क्या? तो विपक्ष का चेहरा कौन? नीतीश जी, ममता जी, कौन होगा विपक्ष का चेहरा? विपक्ष, पूरा विपक्ष चेहरा। फिर वही चेहरे की बात मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये लड़ाई कलेक्टिव लड़ाई है। सर, बिना चेहरे के नहीं, यहाँ पे रुक जाओ। देखिए, राजीव के पक्ष में जाती है बात। नीतीश जी चेहरा है वहां पे, जनाधार उतना बड़ा नहीं है, फैक्ट है, नंबर से, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वो चेहरा है। सुशासन बाबू उनका नाम है, इसलिए सारे दल उनके पीछे खड़े होकर वहां सरकार चलाते हैं। आपका तो चेहरा की वैल्यू ही नहीं है। नीरज जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि एक कलेक्टिव लड़ाई है और वक्त आने दीजिए, आपको चेहरा भी पता चल जाएगा। पर नीतीश कुमार जी भी आज हमारे साथ यूपीए के साथ आए हैं,
तो वो इसीलिए आए हैं क्योंकि इस तानाशाही सरकार से लड़ना है और इसे हराना है। बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। दूसरी बात, मैं तो मेरे जो बड़े भाई बैठे हैं हर्षवर्धन जी, मैं उनकी भी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जिस भाजपा की आप बात कर रहे हैं वो अटल बिहारी की भाजपा होती थी। मैं विपक्ष में रह के भी ये बात कहता हूं, सुचिता की राजनीति होती थी, परंतु आज की जो भाजपा है उसके संस्कार बदल गए। वो गठबंधन में भी तानाशाही की है और छोटे दलों के पास कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये इस तानाशाह के सोच की वजह है। इन्होंने जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा 2014 के बाद, वो अश्वमेध का घोड़ा धीरे धीरे करके सारे छोटे छोटे इनके जो गठबंधन में दल थे उन सबको खाते गया। इसीलिए अगर कोई दल, आप बिहार की ही बात ले लें, ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका अपमान हो रहा था बहुत दिनों से और उनके अस्तित्व पे खतरा पैदा किया जा रहा था। अब आप अपने सहयोगी का अपमान करें, गठबंधन में भी। जी कुंतल जी देखिए, राजनीतिक दल का काम है कि वो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करे, परिस्थितियों में बदले और सत्ता अपने पास रखे, ये सब ठीक है। अब वो अटल जी की भाजपा अच्छी थी, ये वाली अच्छी नहीं, हो सकता 10 साल बाद आप कहें मोदी जी वाली बहुत अच्छी थी, आजकल वाली और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। ये तो समय के हिसाब से बदलता रहेगा, इस किसी कौन सी पार्टी कैसी रहेगी। हर्षवर्धन, बहुत छोटा सा 1 मिनट का जवाब चाहिए, ज्यादा समय नहीं, शो खत्म करना है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं या उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है बिहार में? भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। बिहार की राजनीति जिस तरह से चलती रही है, जो मजबूरी की बंधक जनादेश की राजनीति से मुक्ति बिहार को मिल सकती है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार के होने से अभी तक के जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे उनके मुकाबले चर्चा टीवी की अच्छी हो जाएगी, थोड़ा माहौल बन जाएगा। लेकिन नतीजे की बात करेंगे तो जस के तस रहने वाले हैं। फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का कोई नेता कहीं खड़ा नहीं दिखता है। चलिए, इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा। बड़ी अच्छी चर्चा रही और सब लोगों ने मुस्कुराते हुए इस बातचीत को आगे बढ़ाया। बिहार की राजनीति अभी कई और करवट लेगी, चूंकि चुनाव है वहां पे लोकसभा के 2 साल बाद, पूरे देश में ही है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही क्योंकि अभी घटनाक्रम बदला है। तो आगे क्या क्या होगा हम लोग देखेंगे, इस पर और बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।